जय हिंद साथियों, आ गया हूं आज फिर से आपके सामने नए क्वेश्चन लेकर। मैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में विजय आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं आज फिर वही और कुछ नए और कुछ अनोखे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके साथ। कुछ धमाकेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं बनेंगे और पक्का बनेंगे। मुझे इस चीज की बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं जो पेपर बनाता हूं लगातार उस पर मेहनत करता हूं और उससे देखता हूं कि उसमें कहां से क्वेश्चन बनना है, कैसे क्वेश्चन बनना है और किस टाइप से क्वेश्चन बनना है। तो जैसे कि बार बार आपको बताया जा रहा है, पृथ्वी डिफेंस का एक ही लक्ष्य है, हर कदम वर्दी की ओर, हर कदम वर्दी की ओर। जी हाँ, जय हिंद साथियों। जैसे कि आपको मैं रोज बताता हूं कि ओएमआर सीट आप लेकर बैठिए, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। ओएमआर सीट आपको रोज बताने का मुद्दा सिर्फ यही है कि उसमें आपका समय बचेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका समय बचेगा, और समय बचने से और दूसरा ये, आप गोले भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका गोला बाहर होता है तो गलत, आपका गोला अंदर पूरे से नहीं भर पा रहा है तो भी गलत। ओएमआर सीट में आपका नाम कहाँ भरना है, रोल नंबर कहाँ भरना है, ये सारे सिस्टम दिए गए हैं। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। तो सब तैयार हो जाइए, हर क्वेश्चन पे फोकस करना और हर क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं कि सभी आपसे ही क्वेश्चन बने। अभी सभी क्वेश्चन के आंसर आपसे आए। और जैसे कि बताना चाहूंगा कि जो पहली क्लास है वो साइंस की क्लास है, जो सुबह 8 से 9 बजे तक चलती है, जिसमें राहुल सर पढ़ाते हैं। दूसरा जो चलता है वो टेस्ट, जो मिथुन सर का टेस्ट है, जो 10 से 11 में चलता है। और तीसरा जो टेस्ट है वो भी मिथुन सर का टेस्ट है, जो रात को 8 से 9 में चलता है। और लास्ट में आती है मेरी क्लास। और मेरी क्लास आपको जो एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, काहे के जीएस के, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन बनाने के लिए, वही क्वेश्चन आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए। 15 में से 14 नहीं, 15 में से 15। मेरी यही चाहत है कि आप जो भी मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, 15 में से 15 क्वेश्चन पूरे करके आओ। क्योंकि महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि आप जीएस जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जीएस जो है वो अथक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद अर्थशास्त्र, और उसके बाद इतिहास के 3 चैप्टर, इस टाइप से। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ओएमआर हमारी लिंक पर भेजी गई है, ओएमआर आप वहां से डाउनलोड कीजिए। हाँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कब? 1994 में अश्वेत राष्ट्रपति की बात आ गई है। क्वेश्चन बताइए, आंसर मुझे इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे आपके सामने। नेल्सन मंडेला, जेकब जुमा, थम्बो मेबिकी और काल्गोलेम्बा माटलांटे। हेमंत कमांडो, जय हिंद। हाँ, बात आई है अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में, बात आई है अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में। और अश्वेत राष्ट्रपति मतलब एक ऐसा राष्ट्रपति जहां पर 1/3, मतलब जहां पर अगर 100 लोग एक जगह पर रहते हैं तो उसमें से 66% लोग काले हैं और कितने 33% लोग जो है वो गोरे हैं। तो इन लोगों के बीच में एक विवाद हुआ करता था, और वो विवाद सिर्फ ये था, विवाद का मुद्दा सिर्फ ये था कि भैया काले लोग जो है उनको यह शासन नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए कौन लेके आया था? नितेश कमांडो, विजय कमांडो, दिनेश कमांडो। हाँ, जिन लोगों का ए आंसर आ रहा है वो सही है, पर उससे पहले, वहां जाने से पहले बताऊंगा मैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। तो नेल्सन मंडेला जी एक नॉर्मल ग्रामीण परिवार से थे, और इन्होंने इनके जीवन में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ संघर्ष सहा। लोग संघर्ष बोलते हैं, संघर्ष को ही इनसे सीखे। इन्होंने अपना 27 साल पूरा जेल में काटा। उससे पहले भी कई बार ये जेल गए, छोटे छोटे आंदोलन करते थे और जेल जाते थे। अब इनके ऊपर एक कार्रवाई हुई जिसमें यह बताया गया कि इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और उम्र कैद की सजा से वो उससे भी घबराया नहीं, वो जहां जेल में रहे वहां पर भी लोगों को शिक्षित करते रहे और अपने आंदोलन के बारे में, अश्वेत आंदोलन के बारे में उन्हें समझाते रहे और बताते रहे। तो बात करते हैं, ये जब जेल से रिहा हुए 1990 में, उसके बाद ये इंडिया आए तो इन्हें इंडिया में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1994 में इन्होंने चुनाव लड़ा
1994 में इन्होंने चुनाव लड़ा और इसमें ये अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उभर कर सामने आए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर नेल्सन मंडेला जी आ रहा है, जिसका आंसर नेल्सन मंडेला जी आ रहा है, जो भी कमांडो का, सुरेश कमांडो, परवीन कमांडो, हाँ बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री के रूप में उभर कर कौन आए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर कृष्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सुरेश कमांडो, परवीन कमांडो, नितेश कमांडो, हाँ। तो इसके पहले बताना चाहूंगा कि जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं उनकी याद में 11 नवंबर को ये मैंने लूसेंट में देखा, लूसेंट में भी ये आंसर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला शिक्षा दिवस, एक होता है शिक्षक दिवस, यहां होता है शिक्षा दिवस, जो शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? हाँ, बी कमांडो आ रहा है। जिन लोग ए किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, तो ए जिसका भी आंसर आ रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। इससे पहले ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनने भी, ये एक मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उसके अलावा ये पत्रकारिता और इस ऐसी कई सारी चीजें इन्होंने लिखी है और इनकी कुछ बुक्स भी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, सूर्य, डॉग स्टार या सीरियस? जैसा कि कमांडो में बार बार आपको तारों के बारे में बता रहा हूं, सूर्य के बारे में बता रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो भी आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए और सही आंसर दीजिए। सीरियस, जीवन कमांडो ए बता रहे हैं, पीडीए बॉय ए बता रहे हैं, इन लाइफ कमांडो, हाँ। जिन लोगों का ए आंसर आ रहा है वो सही नहीं है, जिन लोगों का बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वह सूर्य है। और सूर्य के बारे में पहले भी बता चुका हूं, हाइड्रोजन हीलियम वाला एक गोला है, हाइड्रोजन हीलियम वाला एक गर्म गोला है और यह पृथ्वी के सबसे पास है। हाँ, इसके बाद अगर दूसरे नंबर का अगर तारा पूछा जाए तो वो रहेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो दूसरा तारा है। अगर ऑप्शन में सूर्य की जगह प्रोक्सिमा सेंचुरी आता तो वो आंसर भी सही हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि सूर्य के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी बताई थी कि सूर्य का जो लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड, कुछ जगह पे 18 सेकंड बताया है। तो 8 मिनट 16 या 18 में टेंशन ना ले, बिल्कुल जो भी आंसर हो बिल्कुल आंख बंद आप समझे उसको, क्वेश्चन की भावना को समझे और उस पर टिक लगाकर आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा, आप मुझे आंसर बताइए जब तक मैं राज्यसभा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि राज्यसभा का जो राज्यसभा का जो सभापति अध्यक्ष होता है वो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? इसका जो मेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र, इसका अगर सदस्य बनना है तो उनकी उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। इनकी जो उम्र होगी 30 वर्ष होगी और इनका जो कार्यकाल होगा सदस्यों का वो 6 वर्षों का होगा। कितने वर्षों का होगा? 6 वर्ष का, जो 1/3 के हिसाब से चलेंगे। हर 2 साल में 1/3 व्यक्ति जाएंगे और उनकी जगह पे नए व्यक्ति आएंगे। तो जी हाँ, ये एक स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना राज्यपाल, ना प्रधानमंत्री, कोई भी इसे भंग नहीं कर सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुक के बारे में सुना ही होगा। हुक किससे संबंधित है? फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी या हॉकी? एक बार फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, हुक जो है किस खेल से संबंधित है? तो हुक के बारे में बताना चाहूंगा, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या हॉकी? तो इसका 2 सेकंड बचे हैं। ए आंसर आ रहे हैं, ए
मुक्केबाजी। जिन लोगों का ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इससे पहले बताना चाहूंगा कि विश्व चैंपियनशिप में भारत की एक महिला जिनके 3 बच्चे हो चुके थे, कितने? 3 बच्चे, एक ग्रामीण एरिया से, जिन्होंने भी मैरी कॉम मूवी देखी है, वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे, क्योंकि उसमें हुक के बारे में बताया गया है। और उससे ये बताता हूं मैरी कॉम से कि मैरी कॉम ने एक जिद पाली, एक गुस्सा पाला अपने अंदर और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए उसमें कांस्य पदक भी मैरी कॉम ने जीता था। तो ऐसी है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जैसे रहिए और अपने अंदर गुस्सा पालिए, अपने लक्ष्य के प्रति बने रहिए, स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए और बिल्कुल उस पर फोकस कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला देश, आबादी वाला द्वीप, सॉरी, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सॉल्सेट? तो जिन लोगों का आंसर ए चौबी कमांडो यादव जी, बी नीतीश कमांडो, बी प्रीतम कमांडो, सी बता रहे हैं। नहीं, जिन लोगों का आंसर सॉल्सेट आएगा, और सॉल्सेट जो है वो महाराष्ट्र में है। सॉल्सेट जो है महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पर है सॉल्सेट द्वीप, वहीं पर है और वहां पर सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप उसे माना जाता है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर स्थित है? भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर स्थित है? संजय कमांडो, विजय कमांडो, पीडीए बॉय कमांडो। हाँ, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि भारत जो है 28 राज्यों का समूह है और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जो नीचे की बात करी है यहां से इतनी, क्योंकि इस जगह पर ही सिर्फ क्या है? समुद्र है। तो समुद्र से पहले बताना चाहूंगा यहां पर एक राज्य है गुजरात, गुजरात एक राज्य है जो समुद्र तट रेखा से सबसे ज्यादा लगा हुआ है। और यहां पर दूसरा नहीं तीसरा राज्य है कौन सा? गोवा, जहां सब घूमना जाना पसंद करते हैं। ये जो है इसकी तट रेखा सबसे कम छूता है। और इसके बारे में बताना चाहूंगा, इसका जिन लोगों का आंसर 8 नितेश पटेल जी बता रहे हैं 8, नहीं, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, इसका 9। तो सबसे पहले इसमें गुजरात, यहां पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऐसे करके कितने जुड़े हुए हैं यहां पर? 9 राज्य जो है वो किससे लगे हुए हैं? 9 राज्य जो है वो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 25 जनवरी, 5 जनवरी या 26 नवंबर? इसमें एक ऑप्शन शायद नहीं दिया। 26 जनवरी अगर 26 जनवरी अगर होता तो आपका आंसर क्या होता? अगर 26 जनवरी होता तो यह भी गलत होता, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ साथियों बता रहे हैं। शुभम कमांडो, जय हिंद। हेमंत महंत जी बिल्कुल कमांडो। 26 नवंबर जिन लोगों का आंसर आया है, देवराज कमांडो, बिल्कुल सही है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। और संविधान के बारे में बता चुका हूं कि संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और उससे पहले वह कानून मंत्री के रूप में भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका, जैसे कि यहां भारत और यहां है श्रीलंका, इन दोनों के मध्य में कौन सा द्वीप है? इन दोनों के मध्य में कौन सा द्वीप है? यहां पर एक जल डमरू बनाया गया है। डमरू की बात करें तो डमरू ऐसा दिखाई देता है। ये जो जल डमरू या जल संधि बोलते हैं इसका नाम दिया गया है पाक जल संधि। जब भी आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन बनता है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच बनाई गई है, तो उसमें ऑप्शन में जरूर रहेगा भारत और पाकिस्तान। तो आपको भारत और पाकिस्तान नहीं लगाना है, आपको लगाना है भारत और श्रीलंका लगाना है। जी हाँ,
मुझे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वर या तलसत। रामेश्वर, हेमंत कमांडो, जय भवानी कमांडो, देवराज कमांडो। हाँ, रामेश्वर जिन भी कमांडो का आंसर आया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये जो रामेश्वर कमांडो है, सॉरी रामेश्वर जो है वो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जहां पर सबसे ज्यादा फूल है और जहां पर घाट ही घाट है, तो केरल है क्या, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश? सारे ये जो 3 राज्य है ये सारे उत्तरी राज्य है और ये जो है दक्षिणी राज्य है। तो केरल को एक तरफ हटा देते हैं कि चलो 3 राज्य इनमें से हो सकता है। तो यहां पर तो पूरी जमीन सफेद है जम्मू कश्मीर में, तो यह अभी नहीं हो सकता है। अब 2 राज्य बचे, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। जो भी कमांडो, उदय कमांडो, अफजल कमांडो, हेमंत कमांडो, हाँ सी आंसर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने IMA के बारे में बताया था, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना 1932 में कहां हुई थी? उत्तराखंड में ही हुई थी। और उत्तराखंड में ही घने जंगल है और उत्तराखंड में ही एक जो युद्ध हुआ था, जो एक आंदोलन हुआ था जिसे चिपको आंदोलन भी मैंने समझा चुका हूं मैं आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोडा जनजाति कहां निवास करती है? अरावली पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या विंध्याचल में? एक बार और क्वेश्चन रिपीट करूंगा। टोडा जनजाति है जो कहां निवास करती है? अरावली पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो नीलगिरी आ रहा है। और नीलगिरी कहां है? तो नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की एक भाषा है द्रविड़ परिवारी, वो टोडा भाषी है। टोडा भाषा है। टोडा भाषा जो कौन बोलते हैं? जो नीलगिरी पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं वो टोडा जो भाषा है वो बोलते हैं। और यहाँ की जनजाति को भी इसी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी झील असम में स्थित है? इनमें से कौन सी झील असम में स्थित है? असम के बारे में मैंने बताया था, यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जी हां, इसमें बढ़ते हैं। हमीरसर झील, कलेरू झील, सला झील या चपनाला झील? पीडीए कमांडो, यादव जी, देवराज, हाँ बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो चपनाल है। इसका जो सही आंसर है चपनाल है। और असम के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, इसे ध्यान में रखिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई सी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मैंने इसको नहीं देखा। मैंने कई एग्जाम के पेपर उठा कर देखे हैं जिसमें इसका आंसर दिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य उदय का देश, जहां सूर्य का उदय होता है, जहां पर सूर्य उदय होता है, उदय होते ही जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती है जिस देश में, वो कौन सा देश है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिनलैंड? तो सूर्य उदय का देश के बारे में मुझे बताइए। नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। जो भी कमांडो का नॉर्वे आंसर आ रहा है उनको बता दूं मैं कि नॉर्वे को डूबते सूरज का देश कहते हैं। नॉर्वे को डूबते सूरज का देश कहते हैं। यहां क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य उदय का देश, मतलब उगते सूरज का देश। तो उगते सूरज का देश ललित कमांडो बता रहे हैं। बी आंसर जापान, जो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? जो सबसे ज्यादा गहराई वाला, जिसमें सबसे ज्यादा गहराई हो, वो बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या मर्मागोवा बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह के बारे में बताऊंगा कि यह बंदरगाह जो कहां है? गुजरात में। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो आप कांडला बंदरगाह लगाइए। कोच्चि बंदरगाह है जो कहां है? केरल में है। और पारादीप की बात करें तो ये कहां है? उड़ीसा में है।
और इसकी बात अगर करते हैं तो ये कहां है, गोवा में। ये जो है ये एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो जो कांडला बंदरगाह है ये कैसा कैसा बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। जिन भी कमांडो का आंसर सी आया है, हेमंत कमांडो, यादव कमांडो, हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो बी बिल्कुल सही, सॉरी सी इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, पारादीप कमांडो सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपानगर, नेपानगर के बारे में बता दूं कि नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में ही है ये। तो मध्य प्रदेश के नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सीमेंट के लिए, उर्वरक के लिए, हथकरघा के लिए, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर जो है बुरहानपुर में है। कहां पर है, बुरहानपुर जिले में है। तो नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए, उर्वरक के लिए, हथकरघा के लिए, अखबारी कागज के लिए। और इससे पहले बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक जिला और है जहां पर नोट बैंक प्रेस है, और वो जिला है देवास। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के उद्योग होते हैं। तो इसका जो आंसर है अखबारी कागज। यादव जी डी बता रहे हैं, जय भवानी डी, उदय तिवारी जी डी, बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जिनका आंसर डी आया वो बिल्कुल सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तेल, गेल, डेल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको इस टाइप से दर्शाया गया है। तो ये जो कंपनी, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965, 1971, 1973 और 1956। हेमंत कमांडो बी बता रहे हैं, हेमंत कमांडो बी बता रहा है। नितेश कमांडो सी, हाँ नितेश कमांडो जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागा अर्जुन बांध, नागा अर्जुन बांध स्थित है। तो नागा अर्जुन बांध आपसे पूछा है स्थित है किस जगह पर स्थित है नागा अर्जुन बांध? तो नागा अर्जुन बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर। जैसे कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, वैसे प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अभी मुझे इसका आंसर जानना है। रेणु शर्मा, नितेश कमांडो, हेमंत कमांडो, ललित कमांडो। इसका जो आंसर सही है वो कृष्णा नदी है, और प्रायद्वीप भारत की दूसरी बड़ी जो नदी है वो कृष्णा नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सागवान का वन पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सागवान वन पाया जाता है? वैसे तो सागवान कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे पंजाब, असम, इन जगहों पे भी सागवान पाया जाता है। और सागवान का उपयोग हम कई जगह पर करते हैं, जैसे भी जो भी लकड़ी की चीजें बनती है और जो ठोस क्वालिटी वाली चीजें होती है वो जो सागवान से बनी हुई होती है। तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि सागवान का वन कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। एक बार ऑप्शन फिर से रखूंगा आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। ललित कमांडो झारखंड बता रहे हैं, नहीं, इसका जो आंसर सही है वो उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा वन रूस में पाए जाते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पर स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। और इसका जो मतलब इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जिन भी कमांडो का लखनऊ आ रहा है उनको मैं बता दूं, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और जो भी कमांडो का आंसर लखनऊ आ रहा है वो बिल्कुल सही है।
पीडीए बॉय, उदय बॉय, जय भवानी, छोटे पवन, पाटीदार, कमांडो, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका की कौन सी नदी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहां हो गई अपनी कर्क रेखा, यहां हो गई भूमध्य रेखा, और यहां हो गई मकर रेखा, और यह है पृथ्वी का गोला। यहां पर कर्क है, यहां पर भूमध्य है, और यहां पर मकर है। तो इनने पूछा है कि मकर रेखा को 2 बार जो काटती है, मतलब ऐसे आई और ऐसे, तो ये नदी कौन सी नदी होगी? कांगो, लिम्पोपो, अमेजन या माही? तो माही नदी हो नहीं सकती, क्योंकि माही नदी जो है भारत के मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो कि यहां पर है। ये इसे 2 बार काटती है मध्य प्रदेश से। अगर ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, तो हमारे यहां से एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, उसे ही वो 2 बार काटती है। उसके बाद बताना चाहूंगा कि जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी आपके सामने से दो ऑप्शन हट जाते हैं, एक ये हट जाता है और एक ये हट जाता है। अब आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है। यादव जी सी आंसर बता रहे हैं, विजय कमांडो सी, संजय कमांडो सी, शुभम कमांडो बी। जी हाँ, शुभम कमांडो बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। शुभम कमांडो जी जो है हमारे पीटी कोच है, और ये काफी जोरदार पीटी करवाते हैं। इनकी पीटी में आने के बाद मतलब सारे दुख दर्द इंसान भूल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो सिंध, ब्रह्मपुत्र, यांगतीसी या हांगो। तो भैया एशिया की बात हो गई है। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया में जो है 54 देश है, और एशिया और ज्यादा चीजों के लिए प्रसिद्ध है, और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। एशिया जो है प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जो बता रहे हैं मुझे यादव जी, संजय जी, यादव कमांडो, हेमंत कमांडो, दलित कमांडो, हाँ, जिन कमांडो का आंसर यांग टीसी आ रहा है, इसका पूरा नाम है यांग टीसी क्यांग, जो कि चीन से निकलती है और चीन में ही मिल जाती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतवर्ष किस वर्ष मिला था इनको? तो इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। 11वें राष्ट्रपति के रूप में आए थे, और इसके बाद में इनका जो शासनकाल था वो 2002 से 2007 तक रहा था। इन्होंने कई सारी बुक लिखी है। मुझे इनकी बुक सबसे अच्छी जो लगी है, मैंने कई बार उसको पढ़ा है, विंग्स ऑफ फायर, जो बहुत अच्छी बुक है। हाँ, जो भी कमांडो 1997, सोनू चौहान, हेमंत कमांडो, यादव कमांडो, नितेश कमांडो, यादव कमांडो, हाँ, जिन भी कमांडो का आंसर 1997 आया है वो बिल्कुल सही है, या जिन कमांडो का आंसर सी आया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा देश आसियान एक संगठन है? आसियान एक संगठन है, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस या फिलीपींस? आसियान जो बना है संगठन, इसका उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और जो भी अपनी सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए यह एक संगठन बनाया गया है। और इस संगठन के 9 देश इसमें शामिल है, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय है, और बहुत सारी संस्था, मतलब इसमें संस्था में बहुत सारी चीजें बनाई गई है। तो इसका जो सही आंसर है कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस।
बी आंसर, कमांडो जय भवानी बता रहे, सुजीत कमांडो बी। हाँ, बी जिन कमांडो का आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? मोढेरे का सूर्य मंदिर, होयसलवेल्स का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तांडव का सूर्य मंदिर। छोटे कमांडो सी। हाँ, जैसे कि सी आंसर जो भी कमांडो का आया है वो बिल्कुल सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यहां पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है और यह इसीलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक मंदिर और है जो कि जगन्नाथ मंदिर, जो कि यह भी पुरी जिले में ही है। और बताना चाहूंगा कि यहां पर एक बांध है, जैसे कि मैंने टिहरी बांध बताया था, वैसे भी यहां पर भी एक बांध है। उसकी एक विशेषता है कि यहां सबसे लंबा बांध है जो कि माही नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? माही नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? ये चारों नाम परसों भी आए थे और आज फिर आए हैं, तो ये वही नाम है, सिर्फ क्वेश्चन में जो बुक है वो चेंज कर दी गई है। इससे ये साबित होता है कि भैया कुछ हो ना हो पर हमें पुस्तकों के सारी पुस्तक जो भी हमारी लूसेंट बुक में दे रखी है या राम सिंह यादव में दे रखी है वो सारी बुक हमें मुंह जबानी याद होना चाहिए। और बुक के अलावा जिस शीर्षक ने या जिस लेखक ने लिखी है उसका नाम भी हमें याद होना चाहिए। तो मेरे क्वेश्चन ये नहीं बताते हैं कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, मेरे क्वेश्चन ये बताते हैं कि संविधान से अगर क्वेश्चन पूछा है तो संविधान के बारे में पढ़ना है, नदियों के बारे में पूछा है तो नदियों के बारे में पढ़ना है, जलप्रपात के बारे में पूछा है तो जलप्रपात के बारे में पढ़ना है। जो भी चीजें हैं बहुत सारी, आपको सारी चीजें पढ़ना है, पर पढ़ना किस अनुसार है? जो सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस में अगर आपसे पूछा गया कि भैया नदियों से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनेंगे तो नदियों के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पर सारी नदियों के बारे में पढ़ना है, नदियों की विशेषता पढ़ना है, नदियां कहां से निकलती है, कौन से जलप्रपात पे है, कहां से निकल और कहां जाके गिरती है। तो ये सारी जानकारियां हमें पढ़ना है। और एक चीज विशेष ध्यान रखो कि अगर आप किसी क्लास को आधे घंटे लेते हो, अगर आप किसी क्लास को आधे घंटे लेते हो या 30 मिनट लेते हो तो उस पर आपको मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वो क्लास सक्सेस होगी। क्योंकि उस क्लास में जो भी क्वेश्चन है उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि अभी आपने उसको क्लियर नहीं करा है। अगर आप उस पर लगातार 45 मिनट और दे देते हो तो वो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। और वही आपको 7 दिन बाद एक बार फिर से उसका रिवीजन करना है, फिर 15 दिन बाद और फिर 30 दिन बाद। तो उससे अगर कोई भी क्वेश्चन कभी भी 3 महीने बाद भी अगर आपकी एग्जाम होती है उस टाइप पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। ये मैं मतलब करके देख चुका हूं, मुझे पता है कि ऐसा होता है। तो फिर से आते हैं अपन क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में दे रखा है द निम्नलिखित पुस्तक किससे संबंधित है? किरण देसाई, चेतन भगत, अरुंधति राय या झुम्पी लहड़ी। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है उदय कमांडो, सोनू कमांडो, पीडीए कमांडो, चौहान कमांडो, विजय कमांडो। हाँ, तो जिन कमांडो का आंसर झुम्पी लहड़ी आ रहा है, झुम्पी लहड़ी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। झुम्पी लहड़ी को इस पुस्तक के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कमांडो मेरे साथ ऐसे ही बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं आपको, और हर क्वेश्चन पे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ यार अगर एक क्वेश्चन पे मैंने 4 बातें बताई है तो 5वीं बातें आपको उसमें ऐड करना है और उसे जोड़ना है कि यार इसमें किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो मेरी एक क्वेश्चन पे अगर 2 बातें बताई है तो वो दोनों महत्वपूर्ण है। आप वो दोनों जहां भी आप क्वेश्चन देख रहे हो या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो उसे फिर से रिप्ले करें और स्क्रीनशॉट ले और उसे रख ले, बाद में उस पर निष्कर्षण जरूर निकाले। क्योंकि अगर ऐसा करोगे आप तो आपके सामने जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे साधारण तरीके से आसानी से हल कर दोगे बिना लोड के। बहुत सारे कहते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है, एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशानी है, एग्जाम में बहुत दिक्कतें आती है। तो एग्जाम में दिक्कतें
कुछ नहीं आती है, ना कोई परेशानी होती है। एग्जाम में सिर्फ अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए एग्जाम इजी है, और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो एग्जाम आपके लिए कठिन है। तो जय हिंद साथियों, मैं विदा लेता हूं, शुभ रात्रि, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।